वेलकम बच्चों, आज हमारे पास क्लास 12th का 2024 का सीबीएसई का फिजिक्स का बोर्ड पेपर है, जो कि हमारा सेट 2 है। इस सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न सही हैं। आप लोग इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। कई बच्चों की ये शिकायत रही कि क्वेश्चन पेपर बाहर से आ गया है और बिना पढ़ी चीज़ें आ गई हैं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। तो ऑब्जेक्टिव में कौन से क्वेश्चन बाहर के हैं, कौन से एनसीईआरटी के लेवल के हैं, कौन सिलेबस में है, कौन सिलेबस में नहीं है, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर अम्बरीश सिंह, फिजिक्स लेक्चरर। आज आपके इन सवालों का जवाब हम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनके डिटेल वीडियो अगले लेक्चर में आने जा रहे हैं। जो इन डिटेल वीडियो को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रश्नों के उत्तर को गहराई से जानना चाहते हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल जाए और आगे उनको आसानी हो चीज़ों को जानने समझने में। तो सारे पेपर को, इंस्ट्रक्शन को न पढ़ते हुए हम सीधे चलते हैं सेक्शन ए पर, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 पॉइंट चार्जेज एक ट्रायंगल पर रखे हैं, जिनकी साइड दी गई हैं 5L और 6L, और मिड पॉइंट ऑफ BC हमको निकालना था। इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले ही क्वेश्चन में धमाका कर दिया है, और जो बेसिक जिन बच्चों का क्लियर नहीं है उनको इस क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, और ये है, हमने ये लगा कर रखा है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह से हल हुआ है। ठीक है, डिटेल वीडियो में हम इसको हल करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। इसमें स्लोप ज़्यादा है, तो जो स्लोप ज़्यादा रहेगा उसका फोर्स जो होगा वो ज़्यादा रहेगा, जिसका स्लोप कम रहेगा उसका फोर्स क्या होगा, कम रहेगा। तो यह भी आपका इस तरह से हल हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन डी को आप इसमें रखेंगे। तीसरा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायामैग्नेटिक मटेरियल इज़। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायामैग्नेटिक मटेरियल की जो होती है वो स्मॉल एंड नेगेटिव होती है। आप इसको जानते रहिए, हमने बाकी डिटेलिंग की है। चौथा क्वेश्चन बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है, ऐसा लगता है कि ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की डिटेल वीडियो हम अगले में डालने जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने इसको √R रखकर तुक्का मार कर आए हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है जेईई और नीट की तरह, इसलिए यहाँ पर वो ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन इसका करेक्ट जो है वो ए है, यानी R के प्रोपोर्शनल है यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि B से लिंक हो रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है, थोड़ा से घुमाया है ये भी क्वेश्चन, डायरेक्ट सिलेबस का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वो XY प्लेन में है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में इसमें X कोऑर्डिनेट भी मौजूद हैं I कैप के साथ, J कैप के साथ Y कोऑर्डिनेट मौजूद है, यानी कि पार्टिकल XY प्लेन में चल रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका X डायरेक्शन में है, I कैप यानी पॉजिटिव X डायरेक्शन में है। तो ऐसी कंडीशन में वो X एक्सिस से किसी एंगल पर इंटर कर रहा है पार्टिकल, और ऐसी कंडीशन में पार्टिकल हेलिकल पाथ पर चलता है, ऐसा हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक, छठवें क्वेश्चन में ये दिया गया है, द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज। तो जो मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट है, यह आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही आता है, और यह क्वांटम नेचर को ही एक्सप्लेन करता है। तो छठवें का ऑप्शन ए करेक्ट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड
इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो चाहे जेड में चले, चाहे एक्स में चले, चाहे वाई में चले, कोई भी डायरेक्शन में अगर ईएम वेव चलती है तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो साइन का जो कोफिशिएंट होता है, एंगल होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, या कॉस का जो एंगल होता है वो कभी चेंज नहीं होता, यानी फेज कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। इसलिए फेज का जो डिफरेंस होता है वो 0 होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन हाइड्रोजन एटम की 9वीं ऑर्बिट की रेडियस का क्वेश्चन है और हम लोग इसको डिराइव करते हैं। ये सिलेबस में रेडियस और वेलोसिटी ही थी, तो रेडियस जो होती है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ऑप्शन सी यहाँ आपका करेक्ट है। 9वां क्वेश्चन थोड़ा से ओवर क्वेश्चन है, लेकिन सिलेबस का ही क्वेश्चन है, पूरी तरह से सिलेबस को कवर कर रहा है। लेकिन ऐसी वैल्यूज़ यहाँ पर 282 दिया है जो कि 141 का 1.41 का मल्टीपल है। तो इस तरह से क्वेश्चन को घुमाया तो है, लेकिन क्वेश्चन को उसने जस्टिफाई भी किया है, न्यूमेरिकली जस्टिफाई क्वेश्चन है। और इसमें आपका 20 मिली एम्पियर ऑप्शन आएगा। ये आपका हल होके रखा है, आप लगाना चाहेंगे तो इससे लगा लेंगे। स्क्रीन को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। अगली डिटेल वीडियो में ये सारे क्वेश्चन हम एक एक करके हल करेंगे, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे रखें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन है अमीटर में, और ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोगों ने थ्योरी को पढ़ रखा है। इसमें ऑप्शन आपका 1 मिली एम्पियर आएगा। क्वेश्चन का सलूशन हम रख दे रहे हैं, जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे वो डिटेल वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और 1 मिली एम्पियर आपका यहाँ पर आंसर आएगा। ऑप्शन जो बी होगा ये आपका यहाँ पर करेक्ट है। थोड़ा से लॉन्ग है, 1 नंबर के हिसाब से आपका 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। एक और क्वेश्चन जो पीछे दिया गया था, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा से आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी थोड़ा से टेक्निकल टाइप में है। क्वेश्चन 1 भी थोड़ा से आपका मतलब 1 मार्क में आपको यहाँ 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस लिहाज से टफनेस लेवल थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हम ये नहीं चैलेंज कर सकते कि क्वेश्चन बाहर का है या ये सिलेबस का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, ज़्यादातर बच्चों की ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने ये क्लेम कर रखा है, ग्रीवांसेज अपने CBSE के पोर्टल पे डाल रखा है कि क्वेश्चन बाहर का है 11th वाला। तो बिल्कुल भी ये क्वेश्चन बाहर का नहीं है। हुआ ये है कि बच्चों ने NCERT को इग्नोर कर रखा है, और यह पूरा पेपर NCERT का प्रमोशन है। यानी कि NCERT जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको एक झटका देने के लिहाज से ये क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया है एग्जामिनर ने, और यह क्वेश्चन पूरी तरह से सिलेबस में कवर कर रहा है। और इसको ये एटम का क्वेश्चन है, और एटम में हम इसको दिखा भी दे रहे हैं कि ये कहाँ का प्रश्न है। तो ये बामर सीरीज में वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिक्रीजेज, अगर वेवलेंथ डिक्रीज करती है तो दे अपीयर। तो ये चौथा ऑप्शन सही है, क्लोजर टुगेदर एंड वीकर इन इंटेंसिटी। हालांकि सिलेबस देखने से ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन सिलेबस का नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ निकाल दी जाती है, फ्रीक्वेंसी निकाल दी जाती है ना, ट्रांजिशन लाइन की नंबर्स निकालने का सिलेबस में पार्ट है। लेकिन ये क्वेश्चन NCERT की बुक के बीच से निकाल लिया गया है। सिलेबस का पार्ट तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बुक का पार्ट ये ज़रूर है। अगर ध्यान देंगे तो यहाँ क्या लिखा है, देखिए, एज द वेव लेंथ, ये NCERT का पेज नंबर 421 है। एज द वेव लेंथ डिक्रीजेज द लाइन्स अपीयर्स क्लोजर टुगेदर एंड आर वीकर इन इंटेंसिटी। तो बिल्कुल भी ये किताब के बाहर का प्रश्न नहीं है। जो बच्चे इसको इग्नोर करके चल रहे थे उनके लिए थोड़ा सा ये झटके वाली बात हो सकती है। अधिकतर जो अध्यापक हैं वो भी इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल में ये सब चीज़ें ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं। फिलहाल है तो है, तो हमें एक एक लाइन पे फोकस करना है। जैसा कि JEE और नीट में इस समय हो रहा है, तो एक एक लाइन से प्रश्न बनाए जा रहे हैं, और ये आभास कराया जा रहा है कि NCERT को हमें छोड़ना नहीं है, उनको भी पढ़ना ही है। तो यहाँ पर क्लोजर टुगेदर एंड वीकर इन इंटेंसिटी डायरेक्ट लाइन उठा लिया है NCERT से। ऐसे कई प्रश्नों को NCERT ने उठाया है, इसे CBSE ने उठाया है, और एग्जामिनर ने इसको अच्छे से सेट कर दिया है।
क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा अच्छी हाइट का प्रश्न है, मेंस का लेवल दे दिया है और इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी मैक्सिमम। तो ये क्वेश्चन वही बच्चे लगा पाएंगे जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान है। तो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिहाज से क्वेश्चन टफ पड़ जाता है, तो ज़्यादातर बच्चों ने इसको तुक्का ही मारा है, लेकिन ये क्वेश्चन में ऑप्शन सी करेक्ट है। और जैसे कास थीटा अगर ±1 हो गया तो थीटा क्या होगा, इसको अगर वो यन के टर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन हल होने वाला नहीं है। इस क्वेश्चन को हमने हल कर रखा है, इसको आप देख लेंगे। और ईएमएफ की वैल्यू को मैक्सिमम रखा है, तो ईएमएफ की वैल्यू को मैक्सिमम करने के लिए कास थीटा की वैल्यू ±1 में होनी चाहिए और टी की वैल्यू यहाँ NT/2 आएगी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सेक्शन जो है असर्शन रीजन का है, बहुत अच्छा लेवल इसने भी फॉर्म किया है। हालांकि बच्चों के लिहाज से हम फिर कहेंगे कि पेपर कठिन है। असर्शन है इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट एनर्जी रिड्यूसेस इन वन रीजन प्रोड्यूसिंग ए डार्क फ्रिंज। ठीक है, जहाँ पे एनर्जी रिड्यूस होती है वहाँ डार्क फ्रिंज पैदा होती है। तो क्वेश्चन 13 में जो फ्रिंजेज का बात की जा रही है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों में ही एनर्जी जहाँ रिड्यूस होती है वहाँ डार्क फ्रिंज बनती है, जहाँ इंक्रीज होती है वहाँ ब्राइट फ्रिंज बनती है, ऐसा लिखा है। तो ट्रू है ये फॉल्स नहीं है, ट्रू है। और दिस हैपेंस बिकॉज एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो ये गलत है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में एनर्जी का कंजर्वेशन होल्ड करता है, एनर्जी कंजर्व करती है, इसलिए यहाँ पर जो बी आप पार्ट है इसका यानी रीजन वाला पार्ट है ये आपका फॉल्स है, इसलिए यहाँ सी ऑप्शन सही है, ए ट्रू है और रीजन फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स इन ए कंडक्टर इट डज नॉट मीन दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। कि जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हों, इसका मतलब अलग अलग डायरेक्शन में भी ड्रिफ्ट के दौरान इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं। जनरली अध्यापक क्या पढ़ा देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं, तो सभी बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो हाँ सॉरी, व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन ए कंडक्टर इट डज नॉट मीन, हाँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी अलग अलग डायरेक्शन में भी चल सकते हैं, यानी ये ट्रू है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपरपोज्ड ओवर लार्ज रैंडम वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल सही है, ये भी रीजन इसका एकदम करेक्ट है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों की थर्मल वेलोसिटी पर सुपरपोज होती है। अब लड़कों ने इस क्वेश्चन को बड़ा हल्ला मचाया कि ये भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर है, लेकिन फिर से यहाँ पे किताब में NCERT को प्रमोट किया है और प्रूफ के लिए हम ये NCERT रखे हैं। और ये पेज नंबर हमारा 100 है, ये देखिए पेज नंबर हमारा ये 100 दिख रहा है नीचे, मोबिलिटी का ये टॉपिक है, इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल है। तो जो बच्चे NCERT का एग्जाम्पल को थोड़ा इग्नोर करते हैं और बहुत हल्के में लेते हैं, उनके लिए अब की बार ये पेपर भारी पड़ गया है। तो देखिए ज़रा क्वेश्चन देखेंगे अगर आप, तो ये पूरा क्वेश्चन हमने इसको निकाल रखा है। और देखिए ये एग्जाम्पल 3.2 है और इसका ये डी पार्ट है। क्या लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन ए मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल डज इट मीन, क्या इसका मतलब ये है ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, क्या ये सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो यही चीज़ उसने वहाँ पर सेम लाइन को चूज कर लिया है और आंसर क्या है, बाय नो मीन्स, है ना, बिल्कुल ज़रूरी नहीं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपरपोज ओवर लार्ज रैंडम वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इस पर भी आपका क्लेम नहीं बन सकता है, सीधे NCERT के क्वेश्चंस को उठा लिया गया है। ठीक है ना। तो थोड़ा अच्छी हाइट का है, जिन लोगों ने थोड़ा डेप्थ में नहीं रखा और उनके लिए दिक्कत है ये। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये असर्शन हुआ, ये रीजन हुआ और ये दोनों ही करेक्ट हैं, आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, यानी कि
दोनों करेक्ट हैं, असर्शन रीजन और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक, तो अगला है इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ जिंक व्हेन इट इज इरेडिएटेड बाय येलो लाइट। येलो लाइट पड़ रही है, जिंक के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और अगला कह रहा है एकदम सही है, एनर्जी एसोसिएटेड विद ए फोटोन ऑफ येलो लाइट इज मोर देन द वर्क फंक्शन ऑफ जिंक। तो येलो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी और एनर्जी होगी वो इस तरह से होगी कि वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी एनर्जी, और तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। तो यह असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 16वां क्वेश्चन जो आपका है ये है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स। ठीक है, सही है ये चीज़। नेगेटिव फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो जितने सेमीकंडक्टर्स हैं, पीछे हमने भी पढ़ा रखा है कि जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। रीजन में ज़रा देखते हैं, द चार्ज कैरियर इन मेटल आर नेगेटिवली चार्ज, एकदम सही है। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो ठीक है, पी टाइप में होल्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, ये भी सही है। लेकिन इसका यह रीजन जो है नहीं है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है मेटल के लिए और नेगेटिव है पी टाइप के लिए, इसका ये करेक्ट रीजन नहीं है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन को आप लोगों ने देख लिया। आगे भी सेक्शन बी में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अभी अगले सेक्शन में हम बताएंगे कि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, तो कौन कौन से सिलेबस के पार्ट नहीं थे क्वेश्चन और बाहर से आ गए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो एनसीईआरटी में तो हैं लेकिन सिलेबस में वो नहीं है। जैसे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट आ गया है तो सिलेबस में नहीं है। तो ऐसे ही सारे प्रश्नों की डिटेल स्टडी करने के लिए आप लोग अगले लेक्चर को ज़रूर देखें, जिसमें हम डिटेल वीडियो डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आपको इससे पता लगेगा कि कितने क्वेश्चंस पर अगले पेपर में हम बताएंगे, कितने अगले लेक्चर में कि कितने क्वेश्चन पे आपको नंबर जो है वो फ्री में मिल सकता है। यानी कितना आपने किया है, कितना आपको फ्री में प्लस हो जाएगा, और वो सीबीएसई करने जा रहा है। यह अगले लेक्चर में आपको पता लगेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन आप लोग ज़रूर दबा दें। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।